नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ HVHP इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च कड़ी. माई सेल्फ डॉक्टर हर्षल देवता. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी CPH 101, the first semester paper for BSc Chemistry or BSc Physics, and we will start with the Unit 1, Electromagnetism and Black Body Radiation. So let me discuss the course content first. यहाँ पर इस यूनिट का जो पहला पोर्शन है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे. दैट इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट्स डिफरेंट रीजन्स, उनके एप्लीकेशंस. फिर हम लोग मूव करेंगे गॉस's लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एम्पियर्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट, फैराडेज लॉ, मैक्सवेल्स इक्वेशंस. और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सो इंट्रोडक्शन टू ब्लैक बॉडी, रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, Planck's law, Wien's displacement law, Stefan-Boltzmann law, and then some examples. So these are the reference books I have used here. So आइए शुरू करते हैं. Before starting or before knowing the electromagnetic spectrum, सबसे पहले हमें दो चीजें जानना जरूरी है अच्छी तरह से. एक तो है frequency and दूसरा है wavelength. Now you will say that frequency and wavelength are very common words or very known words, but many a times they are misunderstood. और उसे पहले से अच्छे से हम लोग अगर कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो आगे चलकर हमें आसानी होगी. सो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, पहले मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा. इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एकदम सिंपल भाषा में, जैसे 5 एप्पल्स, 10 बॉल्स, राइट. सो सिर्फ एक नंबर है. अभी आपके दिमाग में सिर्फ ये एक डेफिनेशन रखो. अदर वे अराउंड अगर हम लोग वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं तो वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड लाइक दिस फिलहाल के लिए. सी, दिस डेफिनेशन इज नॉट साइंटिफिकली आई एम सेइंग, बट आपकी पहले समझ डेवलप करो. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन अंडरस्टैंड और नो द डेफिनेशन. सो फॉर अ वेवलेंथ वी कैन से, वेवलेंथ क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग वेव्स बनाई हैं, एक रेड वेव है और एक ब्लैक वेव है. ध्यान रहे यहाँ पर कलर मैंने सिर्फ उन दोनों वेव्स को डिफरेंट दिखने के लिए यूज किया है. कलर का यहाँ पर इस फिगर में कोई महत्व नहीं है. फाइन. अब यू कैन सी दीज टू वेव्स and what you can observe is, रेड का जो वेव है उसमें जो लेमड़ा है, लेमड़ा मतलब यहां पर मैंने जैसे बताया द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स. तो यहां पर जो लेमड़ा है और नीचे वाली जो वेव है ब्लैक कलर की, उन दोनों के लेमड़ा में डिफरेंस क्या है समझने के लिए मैंने एक रीजन फिक्स किया बिटवीन द टू डॉटेड लाइंस. ये जो रीजन है उस रीजन में रेड वेव का एक कंप्लीट वेवलेंथ आ जाता है. लेकिन अगर हम लोग ब्लैक वेव के बारे में बात करें तो ब्लैक वेव में उसी रीजन में एक वेवलेंथ से काम नहीं चलता, बल्कि एक वेवलेंथ के बाद भी आधी वेव यहां पर कवर हो रही है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव रिटन इट लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा. मतलब ये बात तो साफ है कि एक लैम्बडा से काम चल नहीं रहा है और लैम्बडा चाहिए होगा. सो दिस क्लियरली मीन्स कि जो ब्लैक वेव है उसका लेमड़ा कम है, उसकी वेवलेंथ कम है. लेकिन इसी को मैं अलग नजरिए से देखूं तो जो रेड कलर की वेव है उसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेक करूं तो फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने जैसे कहा था टोटल नंबर, तो यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं उसको सिर्फ एक क्रेस्ट के टर्म्स में मेजर करूं तो एक ही क्रेस्ट है, उसमें एक ही है, जस्ट वन. लेकिन अगर मैं ब्लैक वेव के बारे में बात करूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. उसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा, मतलब 1.5. सो ये बात तो कैसी हो गई? अगर रेड वेव और ब्लैक वेव को मैं कंपेयर करता हूं तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा फ्रीक्वेंसी के साथ, और ब्लैक वेव में जिसकी वेवलेंथ कम है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल गई. इसी से हम लोग समझ पाएंगे
कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी एग्जाम्पल को मैं और सिंपलर तरीके से समझाना चाहूँगा। मान लो आपके पास एक प्लेट है और उस प्लेट के अंदर मैंने ये जो ट्राइंगल फिक्स किया हुआ है वो कंप्लीटली प्लेट के अंदर कवर हो रहा है, राइट। सो आई कैन से दैट माय प्लेट कवर्स वन ट्राइंगल, फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और वेवलेंथ बड़ी है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बड़ा है। नाउ व्हाट कैन आई डू? आई कैन टेक अनदर प्लेट and keep small triangles like 1, 2, 3. सो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ट्राइंगल की साइज कम कर दी, एक तरह से वेवलेंथ कम कर दी, तो मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। फिगर 1 में फ्रीक्वेंसी 1 थी, फिगर 3 में फ्रीक्वेंसी 3 है। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज क्लियर नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। So how to define it? The electromagnetic spectrum is the range of frequencies and its respective wavelengths, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड उसकी एक वेवलेंथ होगी ही। फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अलग अलग रेडिएशंस यूनिवर्स में मौजूद है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग नहीं देख सकते। उन सारे रेडिएशंस का अगर हम लोग एक ही बैंड में कंपाइल करेंगे तो दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। These frequencies range from below 1 hertz to above 10⁻25 hertz. hertz क्या होता है? hertz होता है frequency का unit. Okay, so the whole electromagnetic spectrum is divided into separate bands, right? और वो bands जो divide किए हुए किस basis पे किए हुए? In an increasing order of frequency, frequency बढ़ रही है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि wavelength घट रही है, जैसे कि हमने देखा था, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। Because of this relation that f is inversely proportional to 1 by lambda, अगर proportionality constant हम लोग insert करें तो we can write f is equal to c by lambda, where c you all know is the velocity of light in vacuum. So this is a basic definition of electromagnetic spectrum, एकदम simple definition. Now we can study it in detail. अब यहाँ पर जो आप अलग अलग डायग्राम्स देख रहे हैं वो क्या है? बेसिकली डायग्राम अगर हम लोग समझने जाए तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो आप फिगर नंबर 3 में देख सकते हो, एक पूरा कलर वेरिएशन। अगेन आई वांट टू से दैट ये जो कलर्स हमने यूज किए वो आपको दिख रहे हैं, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए यूज किए है। बाकी जो लेफ्ट मोस्ट कलर में आपको रेड दिख रहा है और जो राइट मोस्ट कलर में आपको पिंकिश या व्हाइटिश दिख रहा है, वो एक्चुअल में रेडियो वेव्स और गामा रेज रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो कलर्स उनके हैं नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट सी दोज रीजन। सो एज यू कैन सी, पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में बीच में एक छोटा सा पोर्शन है, दैट इज द विजिबल लाइट पोर्शन। हम लोग पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ इतना ही पोर्शन यूनिवर्स में देख सकते हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग दुनिया में जो देख रहे हैं, दैट इज हार्डली 10% और वन कैन से 20% ऑफ द पोर्शन विच वी आर नॉट एबल टू इवन सी। और ये हमें पता है कि जैसे हमारे मोबाइल कम्युनिकेशंस होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होते हैं, एक्सरेज होते हैं जो हमारे बॉडी में से पास हो जाते हैं, ये सारे रेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन आईज इन रेज को देख नहीं पाती। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जैसे हम लोग लेफ्ट मोस्ट रीजन से शुरू करते हैं, द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, those are the waves which are having maximum wavelength, right? यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसकी वेवलेंथ मैंने अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ और 10⁻⁴ के बारे में दिखाई गई है फिगर में। फिर धीरे 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 वेवलेंथ कम हो रही है, राइट? सो रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, देन द विजिबल रीजन, अल्ट्रावायोलेट, एक्सरेज एंड द गामा रेज। अब जैसे 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 वेवलेंथ कम हो रही है वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने मेरे पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था, एक ही प्लेट था, उसमें मैंने वेवलेंथ बड़ा यूज किया था तो एक ही ट्रायंगल वहां पर लोकेट हुआ, लेकिन अगर मैंने वेवलेंथ कम कर दी तो एक की जगह पर 3 ट्रायंगल्स आ गए। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर अलग अलग फिगर्स यूज करके समझाया गया है कि मान लो अगर रेडियो वेव्स के बारे में बात करें तो दोज आर लाइक
10⁻³ और 10⁻⁴ मीटर्स एक वेव, और 10⁻³ मीटर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली लाइक 1000 मीटर्स और मोर देन दैट, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट टॉल बिल्डिंग लाइक बुर्ज खलीफा. सो ये सिर्फ समझने के लिए है कि एक बड़ी सी स्काई स्क्रैपर और बड़ी सी बिल्डिंग एक रेडियो वेव के बराबर समझने के लिए गिने जा सकती है, राइट. सो दैट ऑर्डर वेवलेंथ इट हैज. एंड अदर वे अराउंड अगर हम लोग राइट मोस्ट रीजन को देखेंगे, गामा रेज, दैट इज द एटॉमिक न्यूक्लियर विच वी कैन नॉट इवन सी, राइट. सो उसका वेवलेंथ इतना छोटा है, 10⁻⁻12 और मे बी बिलो दैट. सो that is the case, and this photo is used from the given link. I thank you that I acknowledge that. So आगे चलते हैं. अभी हम लोग हर एक रीजन को अलग से स्टडी करेंगे. So रेडियो वेव्स के बारे में बात करेंगे. The waves having the longest wavelength or other way around the lowest frequency used to transmit a variety of data. रेडियो वेव्स के बिना आज टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. These waves are captured by our electronic devices like radios, TVs, wireless networking, etc. So a very very important region for communication purpose. Next region आता है, wavelength थोड़ी छोटी हो गई, frequency थोड़ी बढ़ गई, the microwave region. It is very well used by the ladies in our kitchen to cook food or to heat up the food. हम काफ़ी घरों में यूज़ करते हैं माइक्रोवेव, राइट. तो उसमें जो वेव्स यूज़ की जाती है, समझने के लिए बता रहा हूँ, इसके मैक्सिमम एप्लीकेशन है, एम्पल एप्लीकेशन है, बट वन ऑफ द एप्लीकेशंस विच इज रियली नोन टू अस, हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, दैट इज द माइक्रोवेव दैट वी यूज. दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नियर बाय गैलेक्सीज. ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव सिर्फ हमारे किचन में ही यूज की जाती है, राइट. सो ये ध्यान रहे. नेक्स्ट रीजन इज द इंफ्रारेड waves, infrared region. the hot light, hot light मतलब ये लाइट वार्मथ देती है, गर्म होती है, ऐसा कहा जा सकता है. they are also detected by the night vision goggles which pick up infrared light emitted by our skin and objects with heat. जो भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो इंफ्रारेड वेव्स एमिट करते रहते हैं, उनको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नाइट विजन, जैसे हम लोग आर्मी में, मिलिट्री में, या जो भी डिफेंस में हम लोग यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द बिगेस्ट एप्लीकेशन. इंफ्रारेड रीजन फर्दर और 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. एक है नियर इंफ्रारेड, दूसरा है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड एंड द फार इंफ्रारेड रीजन. नेक्स्ट रीजन आता है द विजिबल वेव्स, द ओनली लाइट विजिबल टू अस. इसका सबसे बड़ा सोर्स, मेजर सोर्स इज द सन और इवन सम स्टार्स दैट एमिट लाइट. This region itself has 7 different colors, जैसे हम सबको पता है विबग्योर, राइट, फ्रॉम वायोलेट टू रेड. वायोलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है. और ये सारे कलर्स अगर मर्ज हो जाते हैं तो दैट गिव्स अस वाइट. आफ्टर दैट वी हैव द अल्ट्रा वायोलेट रीजन. दे आर मच हार्मफुल, वो भी सन से ही एमिट होते हैं, एंड that is the major reason for skin tans और sunburns. तो अल्ट्रावायलेट रीजन और अल्ट्रावायलेट रेज कितने हार्मफुल होते हैं हमें पता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी होता है, दैट वी नो. नेक्स्ट आता है एक्सरे वेव्स. दिस इज अ मल्टीपर्पज रेडिएशन ओइंग टू इट्स पेनिट्रेटिंग एबिलिटी. इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम लोग मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, लगेज बैग्स को सी थ्रू करने के लिए. And the last region, gamma rays, as I said, again the most energetic radiation. मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इमेजिंग टेक्निक के लिए यूज होता है. सो दिस इज अ ब्रीफ ऑफ ईच एंड एवरी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको डिफाइन कैसे करेंगे साइंटिफिकली. ये तो हम लोग काफ़ी जनरल बात की. नाउ लेट अस ट्यून इनटू सम मोर फिजिक्स. राइट, सो सपोज यू चूज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इट कैन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर वो मोशन में है तो इट कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. दूसरी बात, अगर वो मोशन में है लेकिन
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो these will not produce the electromagnetic waves. क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिक एंड फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल नॉट चेंज. लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होती रही, दैट इज अगर एक्सेलरेटेड मोशन हुआ उस चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल चेंज विथ टाइम एंड दिस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो एक ही स्टेटमेंट में कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? बाय एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल. ओके, द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर एंड सिंपल. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम से पास होने, किसी भी उससे पास होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती नहीं है, राइट? जो साउंड वेव्स में जरूरी होता है, यू वेरी वेल नो दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, फिर वो चाहे एयर हो, ग्लास हो, वाटर हो, एनी मीडियम. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. थर्ड पॉइंट, they travel with the speed of light in free space. Or last point, last but not the least, electric field vector, magnetic field vector and the direction of propagation. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लेंगे तो उसमें ये तीन चीज हम लोग देख सकते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रो. एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दैट इज मैग्नेटिक. तो इन दोनों से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रहा है, ये तीनों चीजें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है. ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर यू. अभी हम लोग बात करें जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द गॉसेस थ्योरम. बट बिफोर दैट वी शैल अंडरस्टैंड अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट कॉल्ड फ्लक्स. ऑलरेडी हमने 11-12 साइंस में फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा और फ्लक्स समझा भी होगा. दो टाइप के फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? बट मैनी पीपल और मैनी स्टूडेंट्स हैव सीन दैट दे आर नॉट वेरी मच क्लियर विद दिस कंसेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फ्लक्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर एज आई सेड वी विल मूव टू द साइंटिफिक डेफिनेशन. सो फ्लक्स मीन्स द अमाउंट ऑफ और द मेजर ऑफ फ्लो थ्रू एनी सरफेस. कितना फ्लो हो रहा है, बस अभी के लिए यही याद रखो. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फर्स्ट थ्रू अ एग्जांपल. मेरे पास एक गेट है. ये गेट मैंने आधा खुला रखा हुआ है, थोड़ा सा खुला रखा हुआ है, ताकि एक बंदा इसमें से आराम से पास ऑन कर सके. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. इट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आई होप यू विल एंजॉय दैट. नाउ मेरे पास एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि जो पर्सन इसमें से ट्रैवल करेगा या जो भी ट्रैवल कर रहा है, ही विल बी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. और अगर एक से ज्यादा पर्सन्स हुए, एक से ज्यादा बंदे हुए, तो दोज विल बी ऑल्सो ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर. ये पैरेलल और स्ट्रेट लाइन्स के बारे में मैंने क्यों बताया हुआ है वो मैं आगे समझाऊंगा. सो ये बंदा गेट के इस साइड खड़ा हुआ है एंड व्हेन ही पासिस थ्रू दिस डोर he goes on another side. So ये जो फ्लो हुआ, इस फ्लो में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई? पहला एरिया. एरिया कितना है? एरिया जितना दरवाजा खुला है दैट इज माय एरिया, क्योंकि जो दरवाजा बंद है उसमें से तो वो इंसान पास नहीं कर सकता. सो जितना एरिया है उसी में से उसको पास करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? ओनली वन पर्सन. सो एक ही बंदा खड़ा है तो एक ही बंदा पास करेगा, मुझे अदर साइड पे एक ही बंदा मिलेगा. थर्ड थिंग, जैसे मैंने कहा था, जो एरिया मैंने दिया हुआ है उससे एग्जैक्टली वो पैरेलल खड़ा है और इट इज इन द सेम डायरेक्शन, सो ही पासेस ऑन. सो फ्लक्स अगर सिर्फ नंबर के फॉर्म में अभी समझने के लिए बताऊंगा तो फ्लक्स में मेरे पास सिर्फ एक ही बंदा बाहर मिला हुआ है. नेक्स्ट, मुझे अदर साइड पे, दूसरी साइड पे एक से ज्यादा बंदे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ऑफ कोर्स मैं इस साइड ज्यादा बंदे लगाऊंगा. सो व्हाट आई डू, आई अलॉट 3 पर्सन्स देयर. मैंने 3 लोगों को खड़ा किया है. अब मैं बोलता हूं कि चलो भाई आप लोग जाओ आगे, राइट? सो व्हाट डू आई सी?
स्टिल आई गेट ओनली 1%. क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला और जो राइट साइड वाला जो बंदा है वो स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल करता है तो उनके सामने दरवाजा है. दे कैन नॉट पास थ्रू इट एंड ओनली द मिडिल पर्सन पासिस थ्रू द डोर. इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए व्हाट आई डू, मैं इन तीनों लोगों को किसी एक एंगल में खड़ा करता हूं, राइट. सो इफ दे विल ट्रेवल अहेड दे कैन नॉट पास थ्रू द डोर. सो एंगल भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पर मेरा प्रॉब्लम तो अभी भी वैसा ही है. जो दूसरी साइड मुझे ज्यादा लोग चाहिए थे वो तो अभी मुझे नहीं मिले. सो व्हाट आई डू, नाउ आई चेंज द एरिया. मैं गेट बड़ा कर देता हूं एंड अगेन रिपीट द एक्सपेरिमेंट. व्हाट आई डू, आई स्टिल हैव 1%, तो मुझे एक ही बंदा मिलेगा. बट अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन्स और एरिया दोनों को एक अच्छे से प्रपोर्शन में लूंगा देन आई विल गेट व्हाट आई वांट. ओके. सो इस छोटे से एग्जांपल से मैं क्या समझाना चाहता हूं कि फ्लक्स मिलने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है. पहला डेंसिटी. डेंसिटी मतलब हियर कितने लोग हैं, कितना आपके पास अमाउंट है, पहले वो नक्की करना चाहिए. जैसे हमने कहा था कि मैंने गेट बड़ा कर दिया लेकिन आदमी एक ही था तो मुझे फ्लक्स एक ही मिलेगा. ओके. लेकिन जैसे ही मैंने डेंसिटी बढ़ा दी, एक आदमी की जगह पर 3 आदमी कर दिए, सो मेरा फ्लक्स बढ़ गया. सेकेंड, एंगल. जैसे हमने फिगर 2 में देखा था, आप अलग एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो एंगल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, द एरिया. चाहे इंसान 3 हो लेकिन गेट ही छोटा है तो जैसे सेकंड फिगर में हमने देखा था मुझे फ्लक्स कम मिला. सो इन तीनों चीजों का अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वी कैन वेरी वेल गेट अवर रिक्वायर्ड फ्लक्स. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. अभी हम लोग जाते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन के ऊपर. इस फ्लक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो फ्लक्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ जो एग्जांपल हमने पिछले स्लाइड में देखा था पर्सन्स और गेट के लेकर, रिप्लेस द पर्सन विथ फील्ड लाइंस एंड द गेट एरिया विथ द सरफेस एरिया. सो नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. यहां पर कौन सी फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनका मैग्नीट्यूड हम लोग ई से डिनोट करेंगे, पासिंग थ्रू सम सरफेस एरिया से एस. तो ये जो मेजर होगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके. That is denoted by the symbol phi E. Phi E denotes the electric flux. It is a dot product of E dot S. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, कितनी फील्ड लाइंस आपके पास है, मैं जो डेंसिटी के बारे में बात कर रहा था, कितना एरिया आपके पास है मतलब द सरफेस एरिया, एंड डॉट प्रोडक्ट डिफाइंस द एंगल दैट इज E cos थीटा. सो मैंने जो तीन चीजें आपको बताई थी कि डेंसिटी आपके पास होनी चाहिए जो आपकी बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है. आदमी ज्यादा होंगे तो फ्लक्स ज्यादा मिलेगा, लेकिन आदमी ही कम होंगे और एरिया बड़ा होगा तो यू कैन नॉट हेल्प इट. सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज द डेंसिटी. एरिया भी बड़ा होना चाहिए, एरिया ही छोटा होगा तो लाइंस ज्यादा होगी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड द एंगल cos थीटा. ओके. सो phi E कैन बी डिफाइंड एज ES cos थीटा. उसका यूनिट है वोल्ट मीटर और वन कैन से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं. जस्ट रिप्लेस इलेक्ट्रिक विथ मैग्नेटिक, बाकी सब कुछ सेम है. इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम सरफेस एरिया S. We represent it by the symbol phi B. Now B for magnetic field. Here also we have the dot product B dot S which will give us BS cos theta. The unit here is Weber or one can say Newton meter per ampere. Okay. So ये दो तरह के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने जाना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में और उसके डिफरेंट रीजन्स के बारे में हमने जाना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे बनते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में हमने जाना. सो आई होप द फर्स्ट पार्ट ऑफ CPH 101 यूनिट 1 इज क्लियर टू यू. ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है ये
इसको मैंने लेबल इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये जनरल डायग्राम आप दोनों के लिए बना सकते हो। फिर जैसे लेबलिंग करना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो यू विल यूज ई वेक्टर, लेबलिंग करना हो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यू विल यूज बी वेक्टर। Okay, so this in general we can explain both the flux. So thank you very much. Myself Dr. Harshal Devta, once again we welcome you all, and please visit our college website www.hvpgrkadi.ac.in. We offer courses like BSc in chemistry microbiology and MSc in analytical organic chemistry and microbiology. So thanks for watching the video. Thank you.